BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित है। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आज की कक्षा, आज का विषय और आज का जो हमारा घटक है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, कक्षा 8वीं, विषय गणित। और इस गणित विषय के अंतर्गत हमारा आज का जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ क्रमांक प्रकरण 11वां सांख्यिकी, जिसका भाग पहला हम देखेंगे। लेसन नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1, जिसके अंतर्गत हमारा जो आज का घटक होगा वह होगा मीन, माध्य। दिए गए संख्याओं का माध्य क्या होता है यह हम इस लेसन के अंतर्गत जानेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। चलिए कुछ याद करते हैं क्योंकि यह नया टॉपिक है हमारे लिए। तो इसके अंतर्गत हम क्या समझने का प्रयास करते हैं। तो पिछली कक्षाओं में आपने औसत, एवरेज जाना था। वह क्या होता है? वह होता है दिए गए संख्याओं का योग निकालना और उसमें जितनी संख्या है उसका भाग दे देना। प्राप्त संख्या औसत कहलाती है। जैसे कि यहाँ पर 5, 12, 15, 45, 20, 30, 27 का औसत अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, जितनी संख्याएं हैं उसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, योग करेंगे उसका। तो इन सभी संख्याओं को जोड़ने पर यहाँ हमें मिलेगा, और जो भी हमें योगफल मिलेगा उसमें कुल जितनी संख्या है, कितनी संख्या है यहाँ पर, तो आप गिनेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ कितनी संख्याएं हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7 संख्याएं। तो इन 7 संख्याओं से संख्या 7 है, इसलिए हम 7 से भाग। तो क्या समझा हमने? दिए गए संख्याओं को जोड़ेंगे और जितनी संख्या उससे भाग देंगे। तो जोड़ने पर आया 154, 154, और भाग देना है, कुल संख्या है 7, और आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब 22, 22 आया। इसे कहते हैं औसत। तो औसत का मतलब हुआ कि 7 जो संख्या है, 7 को अगर 22 से गुणा करेंगे तो योग के बराबर आ जाएगा। तो ये औसत हुआ, एवरेज हुआ। यानी 22, 22, 22 7 बार होगा तो भी 154 आएगा। अलग अलग संख्या यहाँ 7 बार है तो भी 154 आया। तो 22 हो गया उसका औसत। अब यहाँ पर कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनका औसत निकालना हो तो क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक समझा आपने। सबसे पहले दिए गए सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद जो भी योगफल आएगा उसमें कितनी संख्याएं हैं, तो 1 2 3 4 5 6। फिर से गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6।
तो हम यहाँ पर 6 से भाग देंगे। तो योगफल आया, जोड़कर आप देखेंगे 1374, भाग देंगे 6 से, और चाहे वो पूरा पूरा कटे चाहे ना कटे, जितना भी आएगा वही औसत होगा। यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। 6 दूनी 12, 1 बचा, 6 दूनी 12, 5 बचा, 6 9 54, मतलब यहाँ मिला हमें 229, 229। वह इन 6 संख्याओं का औसत है। तो संख्याओं का औसत निकालना हमें आता है। चलिए अब देखते हैं एक उदाहरण और इस औसत को समझने का प्रयास करते हैं। किसी विद्यालय के 8वीं कक्षा के 37 विद्यार्थियों को गणित विषय के 10 अंक के टेस्ट में प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। इनका माध्य ज्ञात करो। अब प्रश्न में है माध्य ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए बहुत सारे बच्चों का अंक है, यानी बहुत सारे आंकड़े हैं। और जब बहुत सारे आंकड़ों में हमें कोई निष्कर्ष पर पहुंचना होता है तो उसका जो तरीका है थोड़ा सा बदल जाएगा। कुछ संख्याएं हैं तो हम जोड़कर उसका औसत निकाल लेते हैं, और बहुत अधिक संख्याएं हैं और उन संख्याओं के बारे में कुछ निष्कर्ष निकालना है हमें, जैसे कि यहाँ माध्य निकालना है, तो हमें थोड़ा अलग तरीका निकालना है। अब ये माध्य क्या है? तो बच्चों जो औसत है संख्याओं का उसी को माध्य कहा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं ये 37 विद्यार्थियों के गणित विषय के अंक हैं 10 में से। अब इनका औसत अगर निकालना हो तो औसत का तरीका क्या है? सभी को आप एक एक करके जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद 37 यहाँ पर संख्याएं हैं तो 37 से भाग देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? औसत। यह उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में पेज क्रमांक 66-67 पर है। तो दिए गए सभी संख्याओं या आंकड़े या सामग्री जो भी यहाँ लिखा गया है उसका औसत ही उन संख्याओं, सामग्री या आंकड़ों का माध्य मीन होता है। तो सामग्री का औसत वही होता है सामग्री का माध्य, संख्याओं का माध्य, आंकड़ों का माध्य। यह एक ही बात है। तो दिए गए संख्याओं, आंकड़ों, सामग्री का अध्ययन करके हम जब किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, जैसे यहाँ पर हम माध्य पर पहुंचे, तो यह जो क्रिया है यह गणित के सांख्यिकी शाखा के अंतर्गत आता है। इसलिए इस पाठ का नाम सांख्यिकी है, यानी बहुत सारी संख्याओं का अध्ययन करते हैं और हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, तो वह सांख्यिकी के बारे में आता है। यह एक अंदाज, औसत बताता है किसी संख्याओं का। हर बार यह एग्जैक्ट नहीं हो सकता है, कभी कभी यह लगभग मान तक जाता है अगर पूर्ण निशेष भाग न जाए। तो माध्य, मीन, जिसे कि हम किसी अक्षर द्वारा दर्शाएंगे, तो वह x अक्षर है, और x तो किसी चरांक के लिए भी हो सकता है। इसलिए x के ऊपर एक बार लाइन खींची गई है, ध्यान से देखिए। तो इसका अर्थ हुआ x आंकड़ों का माध्य। x मतलब दिए गए सभी आंकड़े, और उस पर लाइन है मतलब उसका माध्य। तो यह माध्य के लिए यह संकेत है, सिंबल है। तो दिए गए सभी संख्याओं, आंकड़ों, सामग्री का औसत ही उन संख्याओं अथवा आंकड़ों अथवा सामग्री का माध्य होता है। अब औसत निकालने के लिए योग करके भाग देना होता है, माध्य निकालने के लिए भी योग करके ही भाग देना होगा, लेकिन बहुत अधिक संख्या है तो थोड़ा योग करने का, जोड़ करने का तरीका बदलेगा, तो गलती होने की संभावना कम होगी। कैसे करेंगे? तो जब संख्याएं कम हो तो माध्य ज्ञात करना आसान होता है, जैसे कि औसत हमने देखा। जैसे उदाहरण हमने यही देखा कि कुछ संख्याएं हैं यहाँ पर, इनका माध्य निकालना है, तो संख्याओं का योग बटे कुल संख्या।
और इन संख्याओं का माध्य निकालना है। तो यहाँ पर योग करने पर हमें क्या मिलेगा, हमने देखा हमें मिला था 154 और कुल 7 संख्या है, 7 से भाग दे दिया तो प्राप्त आया भागफल 22। यही इन संख्याओं का माध्य है जो कि हमने पहले औसत के रूप में देखा था। तो सांख्यिकी से संबंधित कुछ संज्ञाएं देख लेते हैं। जब हम सांख्यिकी की चर्चा करेंगे तो उसमें कुछ शब्दावली है जिसका विशेष अर्थ होता है, उसका प्रयोग बार बार होगा तो हमें उसका अर्थ जानना होगा। संख्यात्मक जानकारी, इसका मतलब जो भी संख्या के रूप में, व्यवहारिक के रूप में लिखा गया होगा, सारी संख्याएं दी गई होंगी, उसी को हम कहते हैं उसकी जानकारी। हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। कच्चे आंकड़े, उस जानकारी के अंदर जो भी आंकड़े हमें दिखाई देंगे उसे हम कच्चा आंकड़ा कहते हैं, क्योंकि हम कोई उसके निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, केवल जैसा हमें मिला हमने वैसा नोट कर लिया, वह कच्चा आंकड़ा हो गया। उस पर हमने कोई निष्कर्ष निकाला, रिजल्ट निकाला कुछ विधि द्वारा, तो वह बाद में एक निष्कर्ष मिलेगा, पक्का आंकड़ा बनेगा। उस कच्चे आंकड़े में जितने भी भिन्न भिन्न संख्याएं होगी, अलग अलग, सभी को उन कच्चे आंकड़ों का, संख्यात्मक जानकारी का घटक कहते हैं। हर एक को बारंबारता क्या है, तो हर घटक अगर एक ही बार है तो उसकी बारंबारता 1 है, लेकिन कोई घटक 1 से ज़्यादा बार हो तो वहाँ पर वह संख्या दर्शाई जाती है। मान लीजिए कोई घटक 3 बार आया है, एक ही संख्या 3 बार है तो उसकी बारंबारता 3 होगी। वह संख्या 8 बार है तो उसकी बारंबारता 8 होगी। तो बारंबारता फ्रीक्वेंसी यानी बार बार वो कितनी बार आया है दिए गए कच्चे आंकड़ों में, वही उसकी बारंबारता होती है। गणन चिन्ह, तो बारंबारता गिनने के लिए हम खड़ी रेखा या कुछ विशेष तरीके का उपयोग करते हैं चिन्ह बनाकर, तो वह गणन चिन्ह होता है। गणन चिन्ह जो होता है वो बारंबारता ही होती है, यानी बारंबारता की जितनी संख्या है गणन चिन्ह उसी हिसाब से होता है। या यूँ कहें कि हम पहले गणन चिन्ह से हर आंकड़े को गिनते हैं और फिर उसी को उसकी बारंबारता लिखते हैं। कोई घटक 4 बार है तो हम 4 संकेत द्वारा उसको चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे और फिर संख्यात्मक रूप में 4 लिखेंगे। तो जो संख्यात्मक रूप है वह बारंबारता होगी। और बारंबारता सारणी, जब हम दिए गए आंकड़ों को गणन चिन्ह द्वारा, बारंबारता द्वारा, सारणी द्वारा दर्शाएंगे, उसे हम बारंबारता सारणी कहते हैं। तो ये सब बातें आपने अभी सुन ली, लेकिन समझने के लिए हमने जो उदाहरण देखा अभी उसी को देखेंगे और इन संज्ञाओं को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये प्रश्न है, किसी विद्यालय के 8वीं कक्षा के 37 विद्यार्थियों को गणित विषय के 10 अंक के टेस्ट में प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं, उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये सारे आंकड़े हैं, इसे वो कहते हैं, ये सब संख्यात्मक जानकारी है। ये क्या है? संख्यात्मक जानकारी है। विद्यार्थियों के अंकों की संख्यात्मक जानकारी ये है। हमने संज्ञा देखी, एक संख्यात्मक जानकारी। उसके बाद कच्चे आंकड़े, तो ये जो सभी अंक हैं वो कच्चे आंकड़े हैं। हम किसी निष्कर्ष पर अभी तक नहीं पहुंचे हैं इन संख्याओं को लेकर, और किसी भी क्रम में यह लिखा गया है। ये कच्चा आंकड़ा है। इन कच्चे आंकड़ों में जो सिंगल आंकड़े हैं, संख्या है, वह सब उसके घटक हैं। तो यहाँ पर 37 घटक है। ये सभी संख्याएं जो है वो इसके घटक होते हैं। बारंबारता, फ्रीक्वेंसी, अब एक एक घटक जितनी बार है वही उसकी बारंबारता है। जैसे कि ये 4, हम 4 का उदाहरण लेते हैं। 4 कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो हमारे इस आंकड़ों में 5 बार 4 है। यह संख्या 4 संख्या 5 बार है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? 4 की बारंबारता 5 है, यानी 4 जो है वो 5 बार है।
तो आंकड़े 4 को हम x द्वारा दर्शाते हैं, xi, और बारंबारता फ्रीक्वेंसी को f द्वारा दर्शाते हैं, fi। i मतलब दिए गए जो आंकड़े हैं। तो बारंबारता हमने देख लिया। अब हम जानेंगे गणन चिन्ह। तो संख्या कितनी बार है उसको हम एक साथ गिनेंगे। बहुत सारे अंक हैं तो भूल सकते हैं, हमने गिनते 10 बार, 15 बार, 12 बार, 13 बार, और अचानक याद आया कुछ भूल गए। तो हमें याद रहे इसके लिए हम क्या करते हैं, हर संख्या जितनी बार आए उतना चिन्ह लगाकर हम नोट करेंगे। जैसे कि बचपन में हम खेल खेलते हैं ना, 4 आंकड़े हैं, 4 गोटियां हैं, तो हम 4 लाइन खींचकर गिन सकते हैं कि ये लाइन खींचा गया है। वैसे गणन चिन्ह होता है। जैसे कोई संख्या दिए गए आंकड़ों में एक बार आई है तो उसके लिए गणन चिन्ह हम ऐसे एक लाइन खींच के बनाएंगे। कोई संख्या 3 बार आई है तो उसके लिए हम 1, 2, 3 इस तरह से 3 लाइन खींच के यह गणन चिन्ह बनाएंगे। अब कोई संख्या 5 बार आई है तो 1, 2, 3, 4, 5 लिखेंगे क्या? तो अगर ऐसे 10 आ गया तो 10 बार लाइन खींचेंगे क्या? नहीं, तो उसका कुछ विशेष नियम है। तो 5 के लिए 5 लाइन ऐसे बगल बगल में नहीं खींचना है। क्या करना है? 4 ही लाइन खींचना है और 5 का एक ग्रुप बनाना है, उसको काट के इस तरह से 5वीं लाइन आएगी। तो जब भी ऐसा सिंबल दिखे समझो ये 5 का एक समूह। फिर ऐसा दूसरा दिखे तो और 5, तीसरा दिखे तो और 5, इस तरह से 5, 10, 15 के लिए दर्शाएंगे। जैसे अब 12 आ गया तो क्या करेंगे? बारंबारता अगर 12 है तो हम क्या करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 के लिए क्या करेंगे? अभी हमने ऊपर सीखा, इसको क्रॉस काट देंगे, ऊपर से नीचे क्रॉस। तो यह हो गया 5, लेकिन हमें दर्शाना कितना है? 12। तो अब फिर से और 5, 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो गया? अब हो गया 10। अब बचा कितना? अभी हमें 12 तक ले जाना है, मतलब 10 तो हो गया। अब बचेगा 1, 2, यानी ये हो गया 2, 5, 5, 2, 5, 5, 10, 2, 12। इस तरह से गणन चिन्ह दर्शाया जाता है। तो गणन चिन्ह में जितना हमें चिन्ह दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से बारंबारता में उसे संख्या के रूप में लिखा जाता है। चलिए अब हम फिर से अपने इसी उदाहरण को अब बारंबारता सारणी बनाकर समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न हमारा था 8वीं कक्षा के 37 विद्यार्थियों के गणित विषय के अंक जो कि 10 में से मिले हैं वो किस तरह से? तो वो इस तरह से हैं। अब हमें पहले सबसे क्या करना है? बारंबारता सारणी बनानी है। कैसे बनाई जाती है उसको ध्यान से देखें। 4 कॉलम बनाएंगे, 1, 2, 3, 4। ध्यान रखेंगे 4 कॉलम। सबसे पहले दिए गए आंकड़े की शुरुआत, यानी हमें विशेष क्रम में लिखना है, यानी सबसे कम से शुरू करके सबसे अधिक संख्या को नोट करना है। तो हम शुरू करेंगे पहले कॉलम में जो प्राप्तांक है, यहाँ पर चूंकि गणित के अंक हैं इसलिए हमने गणित के अंक प्राप्तांक लिखा, और हर आंकड़े को xi द्वारा दर्शाया जाता है, इसलिए xi लिखा। यहाँ पर दिए गए इस कॉलम में जो आंकड़े होंगे। अब सबसे कम अंक है 2, इसमें देख रहे हैं ना, 2 से कम कोई नहीं है तो हमने 2 लिखा। और सबसे अधिक है 10, और 2 के बाद फिर चेक करेंगे 3 है क्या, 4 है क्या, 5 है क्या। जो अंक होंगे उन्हीं को यहाँ पर हमें लिखना है, वो भी आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में। सबसे पहले छोटा, उसके बाद बढ़ता हुआ। तो 2 लिखा, उसके बाद 3 है क्या, इसमें 3 भी है, वो भी नोट कर लिया। ध्यान से देखेंगे 4 है क्या, तो 4 भी लिख लिया। 5 अंक भी मिले हैं किसी को, है
6 अंक है क्या है। जो अंक नहीं है उसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें यहाँ दिखाई दे रहा है 6 भी है, 7 भी मिला है किसी को, 8 भी मिला है किसी को, 9 भी मिला है किसी को और 10 भी मिला है किसी को। तो जितने अंक यहाँ हमें दिख रहे हैं वो सारे के सारे हमने नोट कर लिए। अब क्या करेंगे, अब गणन चिन्ह, मतलब ये अंक ऊपर जितने भी अंक दिए गए हैं वो कितने बार है, 2 कितनी बार है, पहला 2 ही है ना, तो वो हम गणन चिन्ह के कॉलम में चिन्ह द्वारा दर्शाएंगे। तो 2 है, 1 ही बार, आपने देखा ऊपर लाल से कटा हुआ है, हमने निशान लगा दिया, 2 1 बार। उसके बाद 3, तो 3 हमें दिखाई दे रहा है 1 ही बार है, तो हमने निशान द्वारा बनाया 1। 4 कितनी बार है, हमने देखा ऊपर 4 जो है 5 बार है, तो इसकी बारंबारता 5 है, मतलब गणन चिन्ह में 5 दिखाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4, 5वां कैसे दिखाएंगे, क्रॉस। आ गया समझ में, बिल्कुल जल्दी समझा आपने। अब है प्राप्तांक 5, और 5 कितनी बार है, ध्यान से देखिए और नोट कीजिए गिनकर। तो मैंने देखा, नोट किया 5 2 बार है, इसलिए मैंने 2 का निशान लगाया। तो बाकी सभी अंक को इसी तरह आप ध्यान से देखेंगे और गणन चिन्ह के कॉलम में चिन्ह बनाएंगे। 6 कितनी बार है, 6 5 बार। 7 कितनी बार है, 7 को गिन लेंगे ऊपर, तो वो है 6 बार। 8 कितनी बार है, गिनेंगे तो 5 बार। आप चाहे तो आंकड़ों जो ऊपर है उसमें आप पेंसिल से निशान लगा के कट करते हुए जाएंगे कि कौन सा गिन लिया है, कौन सा छूट गया है। फिर 9, ध्यान से देखेंगे तो 9 अंक जो है 8 बच्चों को मिला है, तो 8 चिन्ह इस तरह से लगाएंगे। और 10 अंक जो है वो पूरी कक्षा में 4 बच्चों को मिला है, तो गणन चिन्ह द्वारा दिखा दिया। तो पहले कॉलम में प्राप्तांक लिखा, दूसरे कॉलम में गणन चिन्ह लिखा। ये हो जाने के बाद अब हमें ऊपर के जो आंकड़े हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तीसरे कॉलम में क्या करना है, जो गणन चिन्ह है उसी को संख्या के रूप में लिखना है, यानी वह हो जाती है बारंबारता। क्या कहते हैं उसे, बारंबारता। बराबर, यानी कितने बच्चों को 2 अंक मिले हैं, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पर आएगी। तो गणन चिन्ह में पहले से हमने नोट कर लिया है, 1 निशान है तो 1 है तो फिर 1। इस चिन्ह का अर्थ है तीसरे वाले क्या है, 5, फिर 2, फिर 5, 6, यह है 5, इसका अर्थ 8 और आखिरी 4। तो ये बारंबारता हो गई। तो गणन चिन्ह से बारंबारता बहुत आसान है, लेकिन उसका संकेत हमने FI फ्रीक्वेंसी लिखा। तो ये XI और FI ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमें अंकों का माध्य या औसत निकालना होगा। तो सारणी का उपयोग पहले 2 कॉलम में हमने कर लिया। अब बाद के 2 कॉलम में हमें स्वयं कैलकुलेशन द्वारा इसको करना है। तो तीसरा कॉलम भी बन गया। चौथा कॉलम में पहला जो XI है और तीसरा जो FI है, तो FI और XI का गुणनफल वहां लिखना होगा। कॉलम बना लेंगे हम XI और FI। तो FI XI पहले FI लिखेंगे, फिर XI लिखेंगे, F पहले X बाद में। FI XI का गुणनफल चौथे कॉलम में है। और यह कहाँ से मिलेगा, तो हमने जो अभी पहला कॉलम बनाया उसमें XI है, तीसरा कॉलम में FI है,
इन दोनों का गुणा चौथे में लिखेंगे। तो एफ आई कितना है, पहले में 1, ध्यान से देखिए, और एक्स आई कितना है पहले में 2, तो 1 गुणे 2 है ना आसान, 1 गुणे 2, 1 में 2 का गुणा, और गुणा करने पे 2 आ जाएगा, ये हम जान ही रहे हैं। चलिए दूसरा प्राप्तांक है 3 और उसमें बारंबारता है 1, एफ आई 1 और एक्स आई 3, बिल्कुल सही। क्या करेंगे, इनका गुणा, और गुणा करने पे आया 3 कम 3, तो ये भी काम पूरा हुआ। अब प्राप्तांक 4 की ओर चलेंगे, उसकी बारंबारता है 5, एफ आई है 5 और एक्स आई है 4, गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 5 चौक या 4 पचे 20। अब प्राप्तांक 5 की बारंबारता 2 है, तो एफ आई 2 एक्स आई 5, गुणा करने पे आया 10, है ना, आपने देख लिया 10। अब इसी तरह हर कॉलम में जो भी एफ आई और एक्स आई है यहाँ पर उसको लिखते जाएंगे और उसका गुणनफल भी नोट करेंगे बगल में। अब प्राप्तांक 7 की ओर चलते हैं, बारंबारता 6 है तो 6 गुणे 7 हो जाएगा 42। फिर 8 की बारंबारता 5 है तो एफ 5 एक्स आई 8, गुणा करने पे आया 40। 9 की बारंबारता 8 है तो एफ 8 एफ आई 8 एक्स आई 9, गुणा कर दिया 8 9 72। 10 और 4, 10 की बारंबारता 4 है तो 4 एफ आई गुणे एक्स आई 10, हो गया 40। तो यह काम तो आसान है, गुणा करना, फटाफट हमने गुणा कर लिया। देखने में लगता है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत सरल चीज़ें हैं, खाली हमें कॉलम बना के गिन के लिख लेना है और हमने यहाँ पर यह कॉलम पूरा कर दिया। अब हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि इसका माध्य ज्ञात करना है, औसत। तो औसत ज्ञात करने का बहुत सरल सा नियम है, जब सारणी बन जाएगी तो। सारणी हमारी बन गई है, हम सारणी को ध्यान से देखेंगे। सारणी बन जाने के बाद सारणी के बाद एक जो कॉलम है वो हमें बढ़ाना होगा, एक्स्ट्रा होगा। तो जितना हमें आवश्यकता थी आंकड़ों के लिए उससे एक ज़्यादा बनाना ही होगा। तो आप पहले आंकड़े गिन लेंगे कौन कौन से हैं, उतना गिनकर उससे एक ज़्यादा लेकर हम सारणी बना लेंगे, जिसमें पहला और दूसरा कॉलम जो है उसको छोड़कर बारंबारता जो है यानी कितनी बार आया है, इसका मतलब कुल 37 विद्यार्थी थे। तो यहाँ पर यह निश्चित है कि एफ आई जो है वो जोड़ने पर कुल आंकड़े 37 ही आने चाहिए। आप इसको जोड़ेंगे तो 37 आएगा, वो लिख देंगे। तो बारंबारता क्या होती है, बारंबारता कुल मिलाकर कितने आंकड़े हैं वह दर्शाता है। तो 37 है तो 37 आना ही चाहिए। अगर 37 नहीं आ रहा है मतलब आपने बारंबारता गिनने में कहीं पर गलती की है, ये नोट करेंगे और चेक करेंगे। तो ये आ गया 37। और प्राप्तांक और बारंबारता को गुणा करने पे क्या आता है, वो एफ आई एक्स आई, यह सारी संख्याओं का योग यहाँ पर मिलेगा अगर इस कॉलम को हम जोड़ लेते हैं। तो एफ आई एक्स आई के सभी अंकों को अगर हम जोड़ लें तो पूरे 37 आंकड़ों का योग आएगा। और कई आंकड़ों के योग को या किसी विशेष कॉलम के योग को सिग्मा अक्षर द्वारा दर्शाते हैं। सिग्मा ई जैसा दिखाई दे रहा है, सिग्मा जो है वो योग को दर्शाता है। यानी सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब हुआ एफ आई एक्स आई के अंदर जितने भी आंकड़े हैं सभी का योग, इसको कहते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। और सभी आंकड़ों को जोड़ेंगे तो 2 3 20 30 जो ये सबको जोड़ने पर मिलेगा 259 259। तो सिग्मा का मतलब है दिए गए आंकड़ों का योग, एफ आई एक्स आई के अंतर्गत आने वाले आंकड़ों का योग।
तो सिग्मा योग के लिए ही एक विशेष चिन्ह है। तो कुल विद्यार्थी 37 है, प्रश्न में दिया ही गया है और हमने निकाला, सारणी में 37 ही आया। और सभी अंकों का योग कितना हो गया? 259। तो कुल अंक भी मिल गए, कुल विद्यार्थी संख्या भी मिल गई। अब माध्य निकालना आसान है। तो माध्य का फॉर्मूला वही है, कुल अंक बटे कुल विद्यार्थी संख्या। तो हमें अगर माध्य निकालना है तो वही सूत्र लगेगा, कुल अंक बटे कुल विद्यार्थी। अब इसको हम सूत्र के रूप में लिखना हो तो लिखेंगे सिग्मा, कुल अंक क्या है? सिग्मा FI/XI, यही कुल अंकों का योग है, बटे कुल विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी संख्या है 37, n से दर्शाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स n। अब यह एक सूत्र बन गया जो कि हमने पहले भी किया लेकिन सूत्र के रूप में अभी लिखा। तो सिग्मा ऑफ FI/XI, तो FI/XI का योग है 259, जैसा कि सारणी में हमने देखा। और उसमें भाग किसने देना है? आंकड़ों की संख्या, वह है N37। और अगर आप इसको भाग देंगे, काटेंगे, तो आपको आएगा 37 में 7 से गुणा करने पर 259 आता है। तो 37 से 259 में भाग देने पर 7 मिलता है। और यही 7 जो है वो क्या है? दिए गए सभी जो अंक है यानी प्राप्तांक है उसका माध्य औसत है। समझ लिया आपने? माध्य क्या है? मीन, उसे XI चिन्ह द्वारा दर्शाते हैं। हमने सूत्र देखा, तो सूत्र में हमेशा संख्याओं का योग बटे कुल संख्या ही आएगा। केवल उसे चरांक के रूप में लिखना हो, संकेत के रूप में, तो x बार यानी माध्य बराबर योग के लिए सिग्मा, अगर XI एक कॉलम है उसमें XI FI या FI/XI दोनों एक ही बात है बच्चों, ध्यान रखो। FI/XI चाहे XI FI सिग्मा बटे, तो यह सूत्र हुआ। सिग्मा जो E के रूप में दिख रहा है बहुत छोटा दिख रहा है, कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, कोई बात नहीं, आपने अभी जाना है। तो हाँ, E नहीं है, वो सिग्मा है, वो इस तरह से होना चाहिए। आप देख रहे हैं अभी नीचे कैसे बनाना है इसको, इस तरह से सिग्मा बनाया जाता है, जिसका संबंध आंकड़ों के संख्याओं के योग से होता है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं आपके पाठ्य पुस्तक का। यहाँ पर राजापुर गांव के 30 किसानों के सोयाबीन का प्रति एकड़ उत्पादन क्विंटल में निम्नलिखित। अब ये इतना क्विंटल, ये जो दिखाई दे रहा है ना, इतना क्विंटल उत्पादन हो रहा है प्रति एकड़ में। 30 किसान लोग का यह रिकॉर्ड है। तो आंकड़े क्या है? उत्पादन क्विंटल में, और आंकड़ों की संख्या क्या है? वो किसानों की संख्या है। इस आधार पे हमें बारंबारता वितरण सारणी बनाना है, जो कि अभी हमने बनाया था, और सोयाबीन के प्रति एकड़ उत्पादन का औसत ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। ओके, तो पहला काम क्या है? याद कीजिए, हमें 4 कॉलम की एक टेबल सारणी बनानी होगी। पहले कॉलम में हमें आंकड़े जो कि यहाँ उत्पादन है क्विंटल में XI के रूप में लिखना हो। दूसरे में उसके लिए वह कितनी बार आया है, गणन चिन्ह, यानी कितने किसानों ने इतना उत्पादन किया, ये किसानों की संख्या दर्शाएगा, जो कि बारंबारता के रूप में होगी। और चौथे कॉलम में FI/XI का गुणनफल, यह फिक्स है, हमेशा ऐसे ही बनेगा, केवल जैसी जानकारी है वैसे शब्द का हमें उपयोग करना होगा। वहाँ अंक थे, प्राप्तांक लिखा हमने, यहाँ उत्पादन है तो हमने उत्पादन लिखा। वहाँ विषय विद्यार्थी संख्या थी, यहाँ किसान संख्या है।
अब चेक करेंगे सबसे कम उत्पादन और सबसे अधिक उत्पादन और कितने प्रकार की संख्याएं यहाँ पर है, उसको नोट करके उतना ही कॉलम उससे एक ज़्यादा योग के लिए बनाएंगे। तो मैंने गिन लिया और बना दिया। तो मुझे 3, 3, 6, 2, 8 पंक्ति वाले सारणी की जरूरत पड़ेगी। सबसे छोटा कम उत्पादन 4 है, सबसे अधिक 9 है, यानी 4 से शुरू होगा और धीरे धीरे वो 9 तक जाएगा। तो सबसे कम उत्पादन 4 क्विंटल, फिर 5 है उसमें, फिर 5.5 है, 6 भी है, 6.5 है, 7.5 है, मतलब 7 नहीं है, 8 है और 8.5 भी नहीं है, 9 है। तो जो नहीं है उसको हमें नहीं लिखना है। अब ये उत्पादन कितने किसानों किया है, गणन चिन्ह द्वारा हम बना लेंगे। आपको याद ही आ गया। 4 कितनी बार है वो चेक करेंगे और उतना चिन्ह बनाएंगे। तो 4 एक बार, 2 बार, 3 बार हमें दिखाई दे रहा है। तो गणन चिन्ह में हम चिन्ह बना दिए इस तरह से। देखा आपने कैसे बनाया हमने। गणन चिन्ह के कॉलम में 3 लाइन खींचा क्योंकि 4 3 बार है। 4 की बारंबारता 3, हमने बारंबारता में भी लिख दिया इसको। अब क्या करेंगे, पांच को देखेंगे। ऐसे ही हर एक उत्पादन को चेक करेंगे। तो 5 कितनी बार है, तो 5 है 5 बार। ओके, तो 1 2 3 4 5 इस तरह संकेत हुआ गणन चिन्ह। बारंबारता हो गई 5। अब 5.5 का 5.5 को गिनेंगे। 4 बार है तो 4 का संकेत चिन्ह, बारंबारता 4। 5 के बाद 6, ऐसे 1 बाय 1 करते हुए हम लिखते जाएंगे और सारणी को पूरा करेंगे जैसा कि आप अभी देख रहे हैं। इस तरह से हमने ये बना लिया, गणन चिन्ह भी, बारंबारता भी। अब हमारा आखिरी जो कॉलम है FI वह FI और XI के कॉलम के जो भी संख्या है उसका गुणा करना होगा। तो हर पहले में FI 3 है, XI 4 है। तो इस तरह से मैं पहले FI लिख लेता हूँ सुविधाजनक रूप से, उसके बाद सारे XI 4 और गुणा करना है इनका। तो गुणा करने पे क्या आएगा, हम गुणा करके वहां लिखेंगे। तो हमने गुणा किया, 3 चौक 12, 5 पचे 25, 5.5 में 4 से 22, 6 त्रिक 18, 6.5 में 2 से 13, 7.5 में 4 से 30, 48 और 27। इस तरह से यह बन गया। सारणी यहाँ पर पूरी हुई, लेकिन मैंने बताया था एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाना है। मेरे पास मेरा पन्ना छोटा लग रहा था इसलिए मैंने नहीं बनाया था। तो शुरू में ही ऐसे कॉलम बना लेना है एक ज़्यादा। तो हमने क्या देखा, F1 क्या होता है, FI क्या होता है, बारंबारता किसानों की संख्या कुल मिलाकर कितनी है वह दर्शाती है। और टोटल करने पे आया 30 और प्रश्न में लिखा है 30 किसानों का, मतलब यह हमारा योग सही हो गया। अब कितने क्विंटल अनाज उत्पादन हुआ कुल, वह सिग्मा के रूप में आएगा FI XI का योग। सिग्मा ऑफ FI XI और जोड़ने पर आया 195। तो कुल अनाज उत्पादन मिला और किसानों की संख्या भी मिली। तो माध्य x बार कैसे दर्शाते हैं, सूत्र आपको पता ही है, सिग्मा ऑफ FI XI बटे n। हमने पहले ही देख लिया। सिग्मा जो है FI XI मतलब सारे उत्पादन का योग वो है 195 और कुल किसान संख्या 30 और आप भाग देंगे तो आएगा 6.5। ये 6.5 क्या है,
उत्पादन क्विंटल का माध्य है, तो इसलिए क्विंटल ही इकाई होगी। तो सोयाबीन के प्रति एकड़ उत्पादन का औसत यहाँ पर मिला 6.5 क्विंटल। कर लिया ना आपने बराबर। चलिए अब आपके पाठ्य पुस्तक का प्रश्न संग्रह 11.1 में जो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है, यानी कुछ जानकारी दी गई है, कुछ हमें भरने हैं। तो यहाँ पर कक्षा 8वीं के 30 विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या यहाँ दिखाई गई है, उसकी सारणी बनाई गई है और हमें माध्य ज्ञात करना है, चौखट कृति पूरी करनी है, ये दिया गया है। ध्यान से देख लीजिए। तो सारणी बनी हुई है, यहाँ गणन चिन्ह नहीं है क्योंकि हमको गिन के नहीं बनाना था, बनाया मिला है, तो हमारा काम आसान हो गया। XI और FI दोनों है, तो XI FI XI का गुणा करके बॉक्स भरने हैं और फिर माध्य कैसे ज्ञात करना है उसका भी यहाँ पर कुछ सूत्र बताकर दिया गया है, उसे हमें भरना है। चलिए पहला देखेंगे हम। सबसे पहला प्राप्तांक यानी पौधों की संख्या 1, बारंबारता 4, 4 एकम 4। उसके बाद 2 पौधे 6 विद्यार्थियों ने लगाए, 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। फिर 3 पौधे कितने विद्यार्थियों ने लगाए 12, तो 3 और 12 36। उसके बाद 4 पौधों की संख्या बारंबारता 8 यानी 8 चौक 32। ये तो हो गए कॉलम पूरे। अब हमें FI XI का योग और FI का योग 32 के बराबर ही आना चाहिए और FI XI हमने गुणा और जोड़ कर लिया तो 84 आया और कुल विद्यार्थी हैं यहाँ पर जोड़ने पर आया 30 और प्रश्न में भी 30 कहा गया है। तो अब हमें माध्य ज्ञात करना है राइट साइड में। तो माध्य के लिए कुल योग यानी सिग्मा ऑफ FI XI ऊपर होगा, 84 ऊपर, नीचे n, तो 84 ऊपर और नीचे n कितना है, n प्रश्न में हमने देखा सारणी द्वारा 30 और इसको सरल रूप देंगे भाग देकर तो आ जाएगा 2.8 और यही होगा प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा लगाए गए पौधों का माध्य 2.8। ऐसे ही प्रश्न है, प्रश्न दूसरा भी पेज नंबर 70 पर। यहाँ पर भी कुछ कॉलम दिए गए हैं, कुछ सारणी से आपको देखना है और बनाना है। चलिए तो 25 परिवारों का महीने में उपयोग लाई गई बिजली यहाँ लिखा गया यूनिट पहला कॉलम और कितने परिवार ने इतना यूनिट खर्च किया वो बारंबारता के रूप में दूसरा कॉलम, फिर FI XI के रूप में तीसरा कॉलम। पहले में आएगा 30 और 7 का गुणा 210, फिर दूसरे में आएगा 45 और 2 का गुणा 90, तीसरे में 60 और 8 का 480 गुणनफल आया, चौथे में 75 और 5 है तो 375 और आखिरी पांचवें में 90 और 3 का गुणन 270। कुल मिलाकर इतना यूनिट खर्चा हुआ। तो सिग्मा ऑफ FI XI यानी जोड़ने पर कितना यूनिट खर्चा हुआ 1425 यूनिट। ये कितने लोगों ने यूज किया, कुल परिवारों की संख्या हो गई 25 परिवारों की संख्या, जोड़ने पर 25। अब इस आधार पे हमें आगे के उत्तर देने हैं। पहला है 45 यूनिट बिजली का उपयोग करने वाले कितने परिवार हैं। 45 यूनिट कहाँ पर है, तो 45 यूनिट कहाँ है, देखिए इस प्रश्न का उत्तर यहाँ 45 यूनिट। कितने परिवार लोग उसको यूज कर रहे हैं, 2 परिवार है ना उसके सामने, तो इसलिए उत्तर आया 2 परिवार हैं। कितने परिवार हैं, 2 परिवार हैं। इस तरह से उत्तर देना है। दूसरा, जिस प्राप्तांक की बारंबारता 5 है यानी 5 यूनिट 5 परिवार जो हैं वो कितना यूनिट यूज कर रहे हैं, तो 5 यह है
और उसका यूनिट है यहाँ पर 75। तो 5 परिवार जो है 75 यूनिट बिजली उपयोग कर रहे हैं, इसलिए उनका प्राप्तांक या बिजली का उपयोग 75। अब तीसरा चौथा तो आप पता कर ही लेंगे। तीसरा जो प्रश्न है n बराबर कितना, तो हमने सारणी में देखा n बराबर 25 और सिग्मा ऑफ FI/XI कितना, तो वह 1425। तो माध्य कैसे निकालेंगे, 1425 में 25 से भाग देकर निकाल लेंगे। कर लेंगे ना आप, वेरी गुड। चौथा भी उदाहरण इसी तरह से है, हिंट मैं दे देता हूँ। प्रकल्प की संख्या है यहाँ पर मॉडल हाई स्कूल नांदगांव द्वारा राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में पिछले 20 सालों में प्रस्तुत किए गए विज्ञान तथा गणित के प्रकल्प। तो प्रकल्प की संख्या यहाँ पर दी गई है, ये 20 सालों का है और वो उतने प्रकल्प कितने साल या उतने प्रकल्प बने उसकी हमें एक सारणी बनानी होगी। तो प्रकल्प की संख्या और वर्ष, ये 2 कॉलम पहले बनेगा, प्रकल्प की संख्या, उसके बाद फिर उसका गणन चिन्ह और फिर FI/XI का कॉलम बनेगा। तो प्रकल्प की संख्या उसको हम XI नाम देंगे, गणन चिन्ह और वर्ष FI वो बारंबारता होगी और अंत में FI गुणे XI। अभी आसानी से आप कर लेंगे। तो यहाँ देखेंगे प्रकल्प में कितने प्रकल्प बने, तो कम से कम 1 है, अधिक से अधिक 5 है, 1 2 3 4 5 है। तो हमें 5 और 1 6 पंक्तियों वाले कॉलम बनाने पड़ेंगे। तो 3 हो गया, 4 हुआ, ये 5 और ये 6। अब सबसे पहले प्रकल्प संख्या यहाँ पर 1 कितनी बार है, गिन लीजिए फटाफट। 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 3 कितनी बार है, 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है। 1 3 बार है, तीसरा 3 और उसको हम बारंबारता के रूप में 3 लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको फिर 3 और 1 का गुणा, 3 कम 3। तो सारे कॉलम आपको इसी तरह से पूरे करने होंगे। 2 प्रकल्प 4 कितनी बार है, 5 कितनी बार है और उसके बाद हमें n और उसके बाद हमें उसका माध्य निकालना है और आप आसानी से इसको कर लेंगे। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।